I think we should start now. Pooja ma'am. Yes, Ayush, we can start. Okay. Please So, start. good morning, all of you. My name is Ayush Goswami. I'm a chartered accountant by profession. I'm working with Agarwal Packers and Movers, as ma'am has informed you guys. So, into the field of transportation industry, into a regular assignment, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ. So, today I'm here to express my opinion, or you should say कि जो मेरा knowledge है towards GST in transportation segment, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की, वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड प्रोवाइडेड बाय जीटीए ही टैक्सेबल होगा. अदर देन दैट कोई भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन हमारी एक और कोरियर सर्विसेज के अलावा, ये दो सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन रोड में टैक्सेबल है. अदर देन दैट कोई और ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल ही नहीं है. तो सबसे पहले हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है या नहीं है, क्योंकि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड नहीं है तो हम एग्जाम सर्विसेज की तरफ मूव कर जाते हैं. तो अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है कि क्या मेरा जो ट्रक है, जो मेरा ट्रक रोड पे चल रहा है, वो मैं उस ट्रक को ड्राइव करके लेके जा रहा हूँ क्या. अगर आपने देखा होगा जो बिल्कुल ही नया ट्रक होता है या मिलिट्री के ट्रक होते हैं, उस ट्रक को हम कभी भी किसी और ट्रक पे लोड नहीं कर पाते हैं. हम उस ट्रक को हमेशा ड्राइव करके ले जा सकते हैं. उस केस में हम ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो मेरी मैन पावर सप्लाई की सर्विस बन जाएगी. तो वो मेरी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड में नहीं आती. जब हम कोई ट्रक सप्लाई करते हैं और उसके ऊपर सामान रख के हम जा रहे हैं, तो ही वो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड में क्वालिफाई होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इज मेन कंपोनेंट, और उसको प्रोवाइड करने के लिए जो मैंने सामान रखे हैं ट्रक के ऊपर, दैट इज वेयर द होल पॉइंट कम्स इन कि वो एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्वालिफाई होता है. अब हमारे पास दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन आते हैं. जैसा कि मैंने बताया, लॉ कहता है कि सिर्फ जीटीए है जो टैक्सेबल होगा. जो ट्रांसपोर्ट ओनर्स होंगे, यानी कि जिनके पास लॉरी, यानी कि जिसको हम लॉरी ट्रक, हमारे केस में एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाती है, जिनके पास लॉरी है, गाड़ियां हैं, क्या वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे. उसके लिए लॉ कहता है कि वो नहीं होंगे. हमारी नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की कहती है कि वो टैक्सेबल नहीं होंगे. लेकिन लॉ ये भी कहता है कि जीटीए कौन होगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को भी जीटीए क्वालिफाई कराने के लिए, किसी को भी अगर आपको जीटीए क्वालिफाई कराना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या वो कंसाइनमेंट नोट, जिसको नॉर्मल भाषा में बिल्टी, गुड्स कंसाइनमेंट नोट, ट्रांसपोर्टेशन की भाषा में हम जीसी बोलते हैं, बहुत गुड्स कंसाइनमेंट नोट की जगह जीसी ये बोलते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में है या नहीं है. यानी कि वो जीटीए क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि क्या उसने कंसाइनमेंट नोट इशू करा है उस ट्रांसपोर्टेशन का या नहीं. तो अगर वो करता है तो ही वो जीटीए है, अगर वो नहीं करता तो वो जीटीए नहीं है. लेकिन अगर आपका सवाल आ सकता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता. उसे हर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसाइनमेंट नोट इशू करना पड़ेगा. एक्सेप्शन आती है वो ट्रांसपोर्टेशन जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में भी आती है. अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट है, उसके इसमें जीटीए को कंसाइनमेंट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती. लेकिन एक मार्केट या एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये कहती है कि हर जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा. इसी से ये डिटरमाइन होगा कि वो जीटीए है या नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो जीटीए है तब ही उसे वो जीटीए के बेनिफिट्स मिलेंगे या जीटीए की उसे टैक्सेबिलिटी अप्लाई होगी. तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया कि अगर हमारा कोई ट्रांसपोर्ट ओनर है, उसे कंसाइनमेंट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ नहीं कहता.
और अगर कोई जीटीए है तो कंसाइनमेंट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट है। अब लॉ यहाँ पर यह भी कहता है कि जीटीए कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करेगा और कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। अब यहाँ पर वो लिखता है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। वो इसलिए लिखता है वॉट एवर नेम कॉल्ड क्योंकि हमारा जो कंसाइनमेंट नोट है वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कंसाइनमेंट नोट बोल सकता हूँ। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने 2 पॉइंट्स हमने से बेसिक डिस्कस किए, मैं एक बार फिर से उन पॉइंट्स पे चला जाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला वो ये बोला कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है या नहीं है। तो वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय नोइंग कि वो हमारा ड्राइविंग ऑफ व्हीकल है या कैरेज ऑफ गुड्स हम कैरी करके लेके जा रहे हैं। अगर वो गुड्स हम व्हीकल के थ्रू ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, हम उसको एक गाड़ी में लोड करके नहीं लेकर जा रहे, तो उस केस में वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड नहीं कहलाया जाएगा। उस केस में वो मेरा सिंपल ट्रांसपोर्टेशन में मैन पावर सप्लाई हो। लेकिन जब मैं उसको एक ट्रक पे लोड करके लेके जा रहा हूं तो फिर वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कहलाया जाएगा। हमने सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टर के 2 तरीके के टाइप हो सकते हैं, एक जीटीए एक नॉन जीटीए, जिसको हम ट्रांसपोर्ट ओनर्स कहते हैं। अगर सर्विस टैक्स की भाषा में जाऊं तो इसको हम जीटीओ कहते थे, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। जो ये जीटीओ लोग होते हैं, ये लोग कौन से लोग होते हैं? ये आपका एक कह सकते हो ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशंस होती हैं, आपके छोटे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, लेस देन 10 ट्रक्स वाले ट्रांसपोर्टर होते हैं, या आपका कोई छोटा ट्रांसपोर्टर हो जिसके पास ट्रक्स हो, वो आपको ट्रक्स हायर पे देता है। ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने 1 2 3 4 गाड़ियां रोड पे लगा रखी होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट ओनर्स होते हैं। और जो जीटी होता है वो एक अलग कैटेगरी है। जीटीए और ट्रांसपोर्ट ओनर के बीच में एक ही बाइफर्गेशन है पूरे लॉ में। वो बाइफर्गेशन ये है कि जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता तो वो भी जीटीए नहीं है। तो जीटीए की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंसाइनमेंट नोट इशू होने की। ये रिक्वायरमेंट में ये भी लिखा गया है कि वो कंसाइनमेंट नोट कोई भी तरीके का हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करा गया। अब कंसाइनमेंट नोट होता क्या है? कंसाइनमेंट नोट में बेसिकली ये लिखा होता है कि किसने किसको गुड्स दिए, कहाँ से जा रहे हैं। एंड एक्चुअली कंसाइनमेंट नोट इज अ ट्रस्ट डॉक्यूमेंट। एक तरीके के साथ हम कह सकते हैं एक लीन ऑन गुड्स दिया जाता है कि जब तक वो गुड्स चल रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट, वो ट्रांसपोर्टर की पोजेशन में आ गए हैं। ट्रांसपोर्टर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, ट्रांसपोर्टर उसका टेम्परेरी ओनर बनेगा और ट्रांसपोर्टर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में ओनरशिप और लियन चाहे ट्रांसपोर्टर के पास आ गया हो तब भी हम उसे सेल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि वो सेल के पॉइंट्स ऑफ व्यू को पूरा क्वालिफाई नहीं करता। हम सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी सर्विस की बात कर रहे हैं विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक कंसाइनमेंट नोट एक बेसिकली गुड्स के ऊपर लियन क्रिएट करने के लिए होता है कि जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, और ट्रांसपोर्टर उसको सेफली सिक्योरली स्टेबल लेकर जाएगा और दूसरी लोकेशन पे डिलीवर करेगा। इसके अंदर जो हमारा जीटीए है वो एक एजेंसी फंक्शन की तरह अज्यूम किया जाएगा। एजेंसी फंक्शन हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सेल नहीं हो रही, मैं उसका जो मेरा पार्टी ए या पार्टी बी उसके बीच में एक गैप या जो हमारा कह सकते हैं एक बीच में इंटरमीडिएटरी की सर्विस में क्वालिफाई कर रहा हूँ। जो हमारा कंसाइनमेंट नोट होगा उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, तभी वो कंसाइनमेंट नोट क्वालिफाई कर पाएगा, अदरवाइज आप उसको कंसाइनमेंट नोट नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमने लॉ में ये लिखा है
कि कोई भी डॉक्यूमेंट कंसाइनमेंट नोट मान लिया जाएगा। लेकिन मैंने वहां पर एक पॉइंट और ऐड करा है, तो ये करा गया है कि अगर ये बेसिक डिटेल भी नहीं हुई तो ट्रांसपोर्टर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डिटेल्स मिनिमम कंसाइनमेंट नोट में चाहिए होंगी। जैसे कि कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उसको एक रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, गुड्स कैरेज एक्ट कहते हैं उसे, गुड्स कैरेज एक्ट के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हर ट्रांसपोर्टर जो मेनली रजिस्टर होगा उसके पास ये रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो लिखा होना चाहिए क्या गुड्स जा रहे हैं, उसकी डिटेल, कहाँ से कहाँ जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे जीएसटी किसके पास, जिसको पे करना है, यानी कि जीएसटी ओनर्स किसका है, जीएसटी कंसाइनर को देना है, कंसाइनी को देना है, या जीटीए को देना है। ये तीन चीजों में से एक। देन आपके 7 चीजें जो ये लिखी हुई हैं, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी एक कंसाइनमेंट नोट को देखकर ये आइडेंटिफाई करने की कि क्या वो कंसाइनमेंट नोट है या नहीं है। तो हम अभी तक क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि एक पर्सन है जिसने ट्रांसपोर्टेशन करी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तब होगी जब वो मैन पावर सप्लाई से साइड होगी, यानी कि गाड़ी के, ट्रक के ऊपर सामान लेकर जाया जाएगा, उसके ऊपर ट्रक पे सामान लेके गया प्लस कंसाइनमेंट नोट इश्यू करा गया, तो वो जीटीए की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जीटीए तब बनेगा जब कंसाइनमेंट नोट हुआ। और कंसाइनमेंट नोट क्या है, एक लियन है और उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी। कंसाइनर, कंसाइनी का नाम, रजिस्ट्रेशन, डिटेल ऑफ गुड्स, कहाँ से कहाँ जा रहा है और जीएसटी किसने पे किया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हमारा। नहीं सर, अभी मेरे को एक मैसेज आया है कि क्या पैन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर मानेंगे। नहीं सर, पैन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मान सकते। गुड्स कैरेज एक्ट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, प्रॉपरली उस ट्रांसपोर्टर को लेना पड़ता है, तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर गुड्स कैरेज एक्ट में मिलता है। ऑलमोस्ट हर ट्रांसपोर्टर को जो पहले से काम करता आ रहा है उसके पास ये होगा, और ये एक इररिवोकेबल नंबर है। तो ये जैसे हमारा पैन नंबर होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये अलग नंबर होता है टू आइडेंटिफाई कि वो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन नंबर होगा, वो पैन नंबर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, कि मेरे पास एक पर्सन है जिसको मैंने आप जीटीए क्वालिफाई करा दिया। हमने जीटीए उसे कैसे क्वालिफाई कराया, उसने कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करी, अब वो मेरा जीटीए क्वालिफाई हो गया। यस, मेरे पास एक क्वेरी आई है कि जितने कंटेंट्स हमने अभी आपको बताए उसके अलावा भी क्या और कंटेंट्स होते हैं कंसाइनमेंट नोट पे। हाँ जी होते हैं, जैसे कि वेट होता है, कंसाइनमेंट नोट नंबर होता है, कौन सी डेट पे होता है, आपके पास कितनी वैल्यू होगी कंसाइनमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन की कितनी वैल्यू है, उसका ब्रेकअप क्या है, इससे और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। वो एक फुल फ्लेज कंसाइनमेंट नोट पे होता है। लेकिन क्या लॉ कहता है, लॉ कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को कंसाइनमेंट नोट बोल देंगे, ठीक है। तो उस केस में मैंने आपको वो बेसिक डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स बताए हैं जो कंसाइनमेंट नोट पे होने चाहिए। लेकिन मेरी बात माने तो आज के डेट में कंसाइनमेंट नोट पे आप स्पेशली ये भी लिखते हैं कितने टन की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, कितना वेट लेकर जा रही है वो गाड़ी, उसमें कितना वेट चार्ज किया गया है, उस चार्ज का रेट क्या है, कितने रुपए चार्ज के ट्रांसपोर्टर ने, उस पर जीएसटी है कि नहीं है, ये सब भी कंसाइनमेंट नोट का आज के डेट में पार्ट है। लेकिन लॉ कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट को बोल देंगे, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या लॉ उसको फ्यूचर में, क्या कोई हमारा असेसिंग ऑफिसर उसको फ्यूचर में कंसाइनमेंट नोट बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो वो मिनिमम 7 चीजें चेक करेगा, अगर ये 7 चीजें हैं तो वो उसे बोल देगा कि ये कंसाइनमेंट नोट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बेसिक पॉइंट में हमने अभी तक जो बात करी, एक जीटीए को कैसे जीटीए बनाया गया
लॉ के अंदर हमने उसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि जीटीए के पास क्या एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस है और वो कैसे उसे ट्रीट कर सकता है। जनरली मार्केट में, इंडस्ट्री प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि जो जीटीए होता है उसके हम जैसे ही सुनते हैं जीटीए हम बोल देते हैं अरे ये तो रिवर्स चार्ज की एक सर्विस है। सिंपल, बहुत बेसिक प्लेन लैंग्वेज सर्विस टैक्स में भी वही थी। जैसे ही हम बोलते हैं ये जीटीए, मान लेते हैं अरे जीटीए, इसको तो हम रिवर्स चार्ज में क्वालिफाई करेंगे। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम, ये इस इंडस्ट्री की, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि जीटीए को सुनते ही बोल देते हैं कि ये रिवर्स चार्ज में है, ये सर्विस रिवर्स चार्ज क्वालिफाई करती है। मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये सर्विस सिर्फ रिवर्स चार्ज नहीं क्वालिफाई करती। इस केस में 28 अगस्त 2017 को, 22 अगस्त 2017 को जीटीए के पास एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसको हमने बोला गया था कि जीटीए में लॉ ने कहा था कि आप फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमेशा इन दी हैंड्स ऑफ जीटीए दिया गया। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली जब ये हमारा लॉ बना, जब हमें इनिशियल नोटिफिकेशंस आई, तो जीटीए सिर्फ रिवर्स चार्ज में था, क्योंकि सर्विस टैक्स से उठकर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को सेम एक्ट लॉ कॉपी पेस्ट करते हुए जीएसटी में लेकर आ गए। तो हम पहले भी रिवर्स चार्ज में थे, अभी भी रिवर्स चार्ज में थे। रिवर्स चार्ज का रेट क्या क्वालिफाई किया था? 5% का रिवर्स चार्ज का रेट दिया गया था एक जीटीए की सर्विस के लिए। तो ये बोला गया था कोई भी इस पर्सन से सर्विस लेगा, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, और रजिस्टर्ड नहीं है तो सेक्शन 24 में हमारी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर पॉइंट डाल दिया था कि आरसीएम में जो भी सर्विस ले रहा है उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारी जो सर्विस के लिए बात करी गई थी कि जीटीए की सर्विस 5% रिवर्स चार्ज में आ गई थी। जो भी बंदा उससे सर्विस लेगा वो रजिस्ट्रेशन लेगा और उस पर जीएसटी 5% पे करेगा। इस केस में जो जीटीए होगा उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग बंदे आरसीएम में पे करेंगे उसे उसका कैश बेस्ड पेमेंट पे आईटीसी मिल जाएगा। इससे रेलेवेंट नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, और 1/7/2017 यानी कि जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ उस दिन से 5% रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया। लेकिन 22/08/2017 को दो रेट्स और आ गए। वो दो रेट्स क्या थे? 5% फॉरवर्ड चार्ज ले लो या 12% फॉरवर्ड चार्ज ले लो। जब आप 5 लोगे तो आईटीसी नहीं लेंगे, जब आप 12 लोगे तो आईटीसी ले सकते हो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जीटीए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की, कि उनको दो रेट और दिए गए, 5 और 12। अब ये रेट लाने के पीछे जो रीजन था वो रीजन था जीटीए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है ट्रक्स पे। ट्रक्स क्योंकि 28% आईटीसी अवेलेबल हो जाते हैं, कोई एक ट्रक भी खरीदने पे नॉर्मली 3 से 4 लाख रुपए का आईटीसी मिलता है। अब 4 लाख रुपए का आईटीसी अगर एक जीटीए अपनी एक्सपेंशन करेगा तो ऑब्वियसली वो ट्रक्स में उसका केपेक्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा। तो अगर उसे 100 ट्रक्स भी खरीदे तो 3 लाख रुपए पर करते हुए 300 लाख रुपीस यानी कि 3 CR का आईटीसी अमाउंट आ जाता है। 3 CR का आईटीसी अमाउंट जो एक जीटीए को प्योर अपफ्रंट लॉस है, क्योंकि उसकी सर्विस टैक्सेबल ही नहीं है इन हिज ओन हैंड्स। उसकी सर्विस इन हिज ओन हैंड्स टैक्सेबल नहीं है, इसकी वजह से उसे लॉस होता था। तो मल्टीपल जीटीएस ने रिक्वेस्ट करी, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करी, तो गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। नोटिफिकेशन ये कहता है कि जीटीए के पास ऑप्शन है इन 3 में से कोई एक भी चूज करने का। जो वो चूज करेगा साल भर में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन चूज कर सकता है। अभी आपसे एक क्वेश्चन आया है कि 5 या 12% सिलेक्ट करने का कोई पोर्टल पे ऑप्शन है? नहीं मैम, जो हमारा एसएससी कोड है, रेलेवेंट एसएससी कोड 9965, उसके आगे
दो रेट्स और डाल दिए गए थे, 5% फॉरवर्ड चार्ज,